हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3। 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें आज हम बहुत सारे टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं जो कि आपकी सीटेट परीक्षा, यूपी टेट, आगामी जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो हम जानेंगे, चैप्टर का नाम है अफवाह। ठीक है, तो अफवाह क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, झीलें और कुछ एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो बहुत ही लेंथी होता है और उसमें जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वह क्या है, किसी बड़े जलाशय। चलिए, भारत की विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं और किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील, समुद्र व महासागर में गिरती हैं। ठीक है, तो नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अववाह द्रोणी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी अमेजन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐसे में आपके लिए थ्योरी अंडरलाइन मैंने इसलिए कर रखे हैं क्योंकि आप जो है इससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं और ये पेपर में आते भी हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में आया भी है कि विश्व की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी कौन सी नदी है। ठीक है, या फिर अमेजन नदी कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका की है ये। दो पड़ोसी अववाह द्रोणियों को जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि अलग करता है तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, अब पेपर में आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अववाह द्रोणियों को जब कोई ऊंचा क्षेत्र, पर्वत या उच्च भूमि अलग करता है तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत में अववाह तंत्र क्या है। तो भारत के अववाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका हिमालय की नदियाँ और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो पहले हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ। ठीक है, अब आप खुद ही थ्योरी में से देखते जाइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और आए भी हैं। हिमालय की नदियाँ, हिमालय क्षेत्र की नदियाँ 12मासी होती हैं। ठीक है, इन नदियों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहती है। ठीक है, यानी कि पूरे साल भर इसमें पानी बना रहता है, इस वजह से इसको 12मासी कहा जाता है। इन्हें वर्षा जल के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जो बर्फ पिघल कर आती है ना, उससे भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की नदियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। पेपर में पूछा गया है कि सिंधु या ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ भी पूछी जाती है या सिंगल भी पूछ ली जाती है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से, किस पर्वत श्रृंखला के किस भाग से निकलती है, तो वह आपके उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने अपने अववाह मार्ग में पर्वतों को काट कर गाज का निर्माण किया है। तो इसमें जो मेन है आपके लिए ये है मध्य और निचली जो हिमालयी नदियां हैं ना, उनके मध्य में और निचले भागों में ये नदियां जो हैं विसर्प व गोखुर झील जैसी आकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, हिमालय नदियां जो हैं पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं और मुख्य नदी उसकी सहायक नदियों के मिलने से नदी तंत्र का निर्माण होता है जो कि निम्न प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है, तो भाई ये पेपर में आया है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप का है, अर्थात कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप भी आ सकता है या फिर बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर से भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो तिब्बत में इसे किस नाम से
जो है कहा जाता है, तो तिब्बत में सिंधु नदी को जो है सिंगी खम्मान कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगी खम्मान कहा जाता है। और ये नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम दिशा में बहती है। जहाँ से इसका उद्गम स्थान तिब्बत मानसरोवर से किस दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। और भारत में इसका प्रवेश कहाँ से होता है सिंधु नदी का, तो भारत में इसका प्रवेश जो है जम्मू कश्मीर से होता है। ठीक है, अब सिंधु नदी पाकिस्तान में बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इसमें सहायक नदियां भी पूछी जाती हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है निम्न में से, तो ये आपको ऑप्शन में सब भी मिल सकती हैं या एक या दो भी पूछ सकते हैं। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिठानकोट जो कि पाकिस्तान के पास में मिलती हैं। इसके पश्चात सिंधु नदी तंत्र के बहाव की दिशा में परिवर्तन आता है और परिणाम स्वरूप ये दक्षिण की ओर बहने लगती है, यानी कि अपने उद्गम स्थान से जहाँ से ये निकलती है तभी ये पश्चिम की तरफ बहती है। उसके बाद में जब सहायक नदियाँ आपस में ये मिल जाती हैं तब इनका बहाव जो है चेंज हो जाता है और ये दक्षिण की ओर बहने लगती है। अतः ये कराची से पूरब की ओर और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 2900 किमी लंबी है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी की। ठीक है, गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी अपनी जल प्रणाली तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। ये भी पूछा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है और ये गंगा नदी की मुख्य जो है आपकी मुख्य धारा भी है। देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। फिर आगे है गंगा नदी की लंबाई, बहुत बार पूछी गई है। तो गंगा नदी की लंबाई आपकी 2500 किमी है। इसमें आपके यमुना, घाघरा और गंडक, कोसी जैसी जो है आपके कोसी का उद्गम नेपाल में कोसी का उद्गम जो है आपके नेपाल में समांतर जो है बहती है। ठीक है, यमुना इलाहाबाद प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। फिर यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपकी यमुना है। तो ये सारा पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर मेन पॉइंट और क्या है गंगा नदी के बारे में, वह गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के इस संगम में समुद्र में विलीन होने से पहले, ठीक है, मेघना के नाम से ये जानी जाती है। यानी कि समुद्र में मिलने से पहले जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। ठीक है, इन नदियों का बृहद जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है और ये नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को ही क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा का नामकरण उस क्षेत्र में बहुतायत से भी पाए जाने वाले सुंदरी पादप के कारण हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा और तीव्र वृद्धि वाला डेल्टा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से हुआ है। इसके बाद में मेन है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के समांतर पूर्व दिशा में बहती है और तिब्बत स्थित नामचा बर्फा शिखर जो कि इतने मीटर है के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यू अक्षर वाली कौन सी नदी है जो मोड़ बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यहाँ ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है तथा इसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, देहांग नदी के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो एवं बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुल्फित नदी
के रूप में बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रायद्वीपीय नदियों की। देखिए पूरा चैप्टर मैं आपको रीड करा रही हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आपको भाई तैयारी करनी है तो पूरा देखिएगा, वरना आपकी इच्छा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इन नदियों का प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। वर्षा की जल पर निर्भरता के कारण शुष्क मौसम में यहाँ की बड़ी नदियों का जल भी कम होकर छोटी छोटी धाराओं में जो है बहने लगता है। ठीक है, तो अब इनमें जो आपकी मेन प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें है सबसे पहली आपकी नर्मदा द्रोणी। नर्मदा द्रोणी क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से है और ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, दूसरी नदी है आपकी प्रायद्वीपीय ताप्ती द्रोणी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला स्थित सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है और ये भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है और ये द्रोणी मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, फिर है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और ये महाराष्ट्र स्थित नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी महानदी द्रोणी। महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 860 किमी है और इसकी द्रोणी ओडिशा सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व झारखंड में ये फैली हुई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इनके नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। फिर आपका कृष्णा द्रोणी। कृष्णा का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट 1400 किमी लंबी ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा ये पूछा गया है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा ये सब इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा द्रोणी की। कृष्णा नदी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी द्रोणी क्या है? कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण और बड़ी नदियों में से एक है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो वह कावेरी द्रोणी है और ये पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, जो कि कुडलूर, जो कि तमिलनाडु के निकट दक्षिण भारत की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। वह भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात कावेरी नदी है। ठीक है, जिसका नाम शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा। इससे उत्पादित विद्युत का वितरण कहाँ कहाँ होता है? इस नदी से जो भी बिजली का उत्पादन होता है वह मैसूर, बंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग झीलों की। ठीक है, झीलें पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल का एकत्रीकरण होता है उसे झील कहते हैं। तो विशाल आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि आपके कैस्पियन सागर है, मृत सागर है और अरब सागर है। ठीक है, अधिकांश झीलें जो है स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। ठीक है, ये तो मेन बात थी झीलों के बारे में। अब भारत में झीलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में कई प्रकार की झीलें हैं। ये है जैसे कि गोखुर झील, लैगून झील, मौसमी व कृत्रिम झील। तो इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। गोखुर झील क्या है? विषर्प आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर जो आती है गोखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, लैगून झील क्या है? लैगून झील में स्प्रिट तथा बार या रोधिका द्वारा लैगून का निर्माण होता है। स्प्रिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरती का कुछ भाग समुद्र में चला जाता है। और चिल्का झील कहाँ पर है ये पूछी गई है ये कई बार। तो चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। ठीक है, पुलकट झील और कोयलेरू झील कहाँ पे है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। ये यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये इनके लैगून के ही उदाहरण हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील या फिर पुलकट झील, कैरेली झील कौन सी झील के अंतर्गत आती है? तो ये लैगून झील के अंतर्गत आती हैं। और या फिर ये भी पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ की है? तो ओडिशा की है। ठीक है, फिर मौसमी झील की बात करें तो अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। राजस्थान की सांबर झील जो है इसी का एक उदाहरण है। यह एक लवणीय जल वाली झील है और इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर मीठे पानी की झील जो कि क्वेश्चंस में कई बार आई है।
मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः हिमानी द्वारा होता है। हिमानियों यानी कि हिम नदी द्वारा गहरी द्रोणी बनाने पर इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। बाद में हिम पिघलने से ये द्रोणियाँ जो हैं भर जाती हैं। जैसे जैसे बर्फ़ पिघल पिघल कर आता जाता है, नदियों में जो जल है बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत जो है अपोजिट अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित झील है एक बूलर झील, जो कि भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बूलर झील कैसी है, भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वह आपकी बूलर झील है। देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपके खुद से खुद आपको पता चल जाएंगे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। ऐसे ही मीठे पानी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डल झील, नैनीताल की झील आपने देखी होगी, भीमताल, आपके लोकटक और बड़ा पानी। ठीक है, ये अन्य मीठे पानी की झीलें हैं। अब मानव निर्मित कृत्रिम झीलों क्या है, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित ऐसी झील को मानव निर्मित या कृत्रिम झील भी कहते हैं, जिसमें से एक उदाहरण है गुरु गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अभी पूछा जाए कि गुरु गोविंद सागर जो कि कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये कैसी झील है, तो ये मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये था आज का। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अववाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, तो वह है आपका द्रुमाकृतिक। बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताई थी जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, जो कि मैंने अभी बताई थी आपको सांभर झील, और कुछ और भी झीलें बताई थी। ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए गोविंदनगर कौन सा हो गया आपका, कृत्रिम झील हो गया है ना। डल आपकी जो है मीठे पानी की झील हो गई। ठीक है, बूलर झील आपकी अलग हो गई। तो मेन कौन सी बची, सांभर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वह आपकी गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वह आपकी ताप्ती नदी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है ना, आप खुद से भी क्वेश्चंस बना के अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता के तहत भारत कितने भाग का उपयोग कर सकता है, तो 20%। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तो वह आपकी गंगा नदी है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी यमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो मैंने आपको बताया था दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्री तट पर है, तो वह अरब सागर से है। महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी थ्योरी में ऐसे ही बने हैं, जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई है उन्हीं से ही ये क्वेश्चंस बने हैं। तो उसी तरीके से जो भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, आप खुद से भी इस तरीके के क्वेश्चन बनाइए और अपने नोट्स बनाइए। और अगर आपको चाहिए इस चैप्टर की पूरी PDF, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो वह गिरती है आपकी नर्मदा। निम्न में से कौन मीठे पानी की झील है, तो इसमें देखिए डल झील, नैनीताल और भीमताल ये सभी हैं। गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी, तो ये 1985 में की गई थी। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के जियोग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।